हेलो दोस्तों, सक्सेस रूट में आपका स्वागत है। एसएससी दिल्ली पुलिस एग्जाम 2023 29 नवंबर थर्ड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गए। दोस्तों आज हम इस सेशन में 29 नवंबर थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताया जाता है, ताकि नेक्स्ट आने वाले एग्जामों में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगी। एक बात और दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस अपने इस चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि क्रिकेट के एक ओवर में कितने गेंद होते हैं, यानी कि एक ओवर जो फेंका जाता है उसमें गेंदों की संख्या कितनी होती है। तो 6 आपका करेक्ट आंसर होता, क्योंकि एक ओवर में जो है 6 गेंद फेंके जाते हैं। क्रिकेट के एक ओवर में जो है कुल 6 गेंद होते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो जितने भी 9 बॉल होते हैं उसी ओवर में फेंके जाते हैं। वहीं देखें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ने 1989-80 के बाद जो है एक ओवर में 6 गेंदों का प्रावधान जो है किया गया था। तो इन फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तलवारबाजी से संबंधित कौन है। तो तलवारबाजी से संबंधित जो है आपका ऑप्शन में भवानी देवी दिया गया था। तो भवानी देवी जिनका संबंध जो कि तलवारबाजी से है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होता भवानी देवी आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो यह जो है तमिलनाडु के भवानी देवी हैं, जो जिनका जो संबंध है तमिलनाडु से है, जो कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होने वाली पहली भारतीय हैं, जो कि इंडियन फेंसिंग सोसाइटी के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें जो है इंडियन फेंसिंग सोसाइटी के द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है, और ये जो ओलंपिक में क्वालिफाई होने वाली पहली भारतीय महिला फ्रेशर हैं। तो ये भी ध्यान में रखेगा। 27 वर्षीय भवानी देवी को जो है समायोजित आधिकारिक की रैंकिंग यानी कि ARO के पद्धति के माध्यम से जो है टोक्यो ओलंपिक के क्वालिफाई कर लिया गया है। तो इन फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो सरल रूप में तो नहीं पूछा गया था, कुछ जो है क्वेश्चन बड़ा यानी लैंग्वेज के रूप में पूछा गया था, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होता गोपाल कृष्ण गोखले ही होता, क्योंकि गोपाल ये जो राजनीतिक जो गुरु थे महात्मा गांधी के वह गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। इनसे अंत फैक्ट को देखें तो गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महात्मा गांधी के एक राजनीतिक गुरु थे, यह भारतीय उदारवादी राजनीतिक नेता और एक समाज सुधारक थे। इन्होंने जो है सर्विसेज ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी इनके द्वारा किया गया था। 1907 में जो है सूरत विभाजन के बाद जो है यह एक उदारवादी वर्ग के नेता के रूप में उभरे थे। तो इस फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। बिहू जो कि आसाम का राज्य लोक नृत्य है, तो आसाम आपका करेक्ट आंसर होता। आसाम से जो है आज लोक नृत्य से संबंधित 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, उन्हें नेक्स्ट में देख लेंगे। बिहू जो कि आसाम का एक लोक नृत्य है। वहीं देखें तो बिहू जो कि असमिया संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे जो है बिहू त्योहार के रूप में से संबंधित है। बिहू महोत्सव जो कि साल में 3 बार आयोजित किए जाते हैं। ये जो इनका जो आयोजन है मध्य जनवरी के मध्य में, अप्रैल के मध्य में और अक्टूबर के लास्ट सप्ताह में जो है बिहू जो त्यौहार है उसको मनाया जाता है असम के लोगों के द्वारा। तो इन्हें भी आप ध्यान में रखेगा, क्योंकि इस रूप में भी एग्जाम पूछे जा चुके हैं कि असम का जो बिहू है वो कितने बार मनाए जाते हैं। तो इन फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा असम का शास्त्रीय नृत्य है। तो असम का जो शास्त्रीय नृत्य है वो सत्रिया है। तो सत्रिया से क्वेश्चन पूछा गया था। सत्रिया जो कि असम का एक शास्त्रीय नृत्य है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होता सत्रिया आपका करेक्ट आंसर होता। सत्रिया जो है नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य के रूप में जाना जाता, जो कि असम के धार्मिक और सांस्कृतिक के आधार पर जो है यह नृत्य को दर्शाता है। नृत्य इतिहासकार जो कि सुनील शेट्टी को जो है हाल ही में शास्त्रीय नृत्य के लोकप्रिय बनाने के लिए जो है असम सरकार के द्वारा इन्हें माधव देव पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। यानी कि सुनील शेट्टी जिनका सम्मान जो कि शास्त्रीय नृत्य है
इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। शास्त्रीय नृत्य जो कि 2000 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी के द्वारा इन्हें शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। वहीं देखें तो लोकप्रिय कलाकार गुरु जतिन गोस्वामी और शारदीय सैकिया, ये दोनों जो हैं प्रसिद्ध कलाकार हैं जो कि शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। अन्य भारत के शास्त्रीय नृत्यों को देखें तो जैसे कि भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु से संबंधित है, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल, मणिपुरी मणिपुर, ओडिसी उड़ीसा, ये सभी जो है भारत के कुल शास्त्रीय नृत्य हैं। तो इन सभी फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राज्यपाल से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, अनुच्छेद से संबंधित। ये कन्फर्म तो हमें क्वेश्चन नहीं प्राप्त हो पाए थे, इसका ऑप्शन भी नहीं हमें मिल पाए थे। तो राज्यपाल से संबंधित जो भी इतने भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है आपको कवर करवा देता हूँ। आप देख लीजिएगा कि आपको जो है किस रूप में क्वेश्चन जो है आंसर दिए गए थे। देखें तो राज्यपाल से संबंधित तो अनुच्छेद 55 के अनुसार जो है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल जो कि राष्ट्रपति के परमाध्यक्ष होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के अधीन जो है राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल के ऐसे देखा जाए तो कार्यकाल भी 5 वर्षों का होता है। वहीं देखें तो राज्यपाल जो है मुख्य मंत्री की नियुक्ति करते हैं और इससे जो इन्हीं के सलाह पर जो है अन्य जो राज्य विधानसभा के सदस्यों की नियुक्ति भी मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। चलिए राज्यपाल से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देख लेते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 153 जिसमें राज्यपाल से संबंधित जानकारी प्राप्त होता है। इसी में जो है राज्यपाल से संबंधित जानकारी मिलता है अनुच्छेद 153 में। नेक्स्ट अनुच्छेद 154 जो कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 155 जो कि राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 156 जो कि राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। नेक्स्ट अनुच्छेद 157 जो कि राज्यपाल की उस नियुक्ति के लिए योग्यताएं प्रदान करता है। योग्यताओं से संबंधित मतलब वर्णन जो है अनुच्छेद 157 में दिया गया है। 158 में राज्यपाल के कार्य एवं शर्तों को दिया गया है एवं अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ प्राप्ति का वर्णन दिया गया है। अनुच्छेद 60 में जो है आकस्मिकताओं में जो है राज्यपाल को कार्य का निर्वाह दिया गया है, यानी कि जब आकस्मिक जब आपत्ति पड़ती है तो उसमें जो है राज्यपाल को जो है कौन कौन सी शक्ति प्रदान किया गया इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 60 में दिया गया है। अनुच्छेद 161 जिसमें क्षमादान आदि का जो है उल्लेख राज्यपाल की शक्ति का वर्णन किया गया है, यानी कि राज्यपाल को जो है किन किन क्षेत्रों में क्षमा करने की जो शक्ति का प्रावधान जो दिया गया है यह अनुच्छेद 161 में दिया गया है। अनुच्छेद 162 जिसमें राज्य की कार्य शक्ति जो है शक्ति का विस्तार किया गया है। तो इन सभी इंपोर्टेंट अनुच्छेद को आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सुजाता महापात्रा जो है इनका संबंध किससे है। सुजाता महापात्रा जो कि एक उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो उड़ीसी आपका करेक्ट आंसर होता। सुजाता महापात्रा जो कि एक प्रसिद्ध उड़ीसी नृत्यांगना है एवं गुरु हैं जिन्हें उड़ीसी नृत्य शैली का महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है, यानी कि संपत्ति से संबंधित जो है अनुच्छेद किस में वर्णित किया गया है। तो संपत्ति से संबंधित जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 300 का ए में है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होता अनुच्छेद 300 का ए आपका करेक्ट आंसर होता। पहले जो है संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था। तो चलिए इनसे संबंधित अन्य प्रमुख फैक्ट को देख लेते हैं, जैसे कि संपत्ति का जो अधिकार है अनुच्छेद 144वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है अनुच्छेद 1978 में जो है इसे मौलिक अधिकारों से हटाकर एक कानूनी अधिकार इनकी मान्यता प्रदान कर दिया गया है। नेक्स्ट देखें तो इसे जो है भारतीय संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के ए के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसलिए जो है वर्तमान में अब केवल 6 ही मौलिक अधिकार हैं। मूल संविधान में देखा जाए तो कुल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटाने के बाद जो है अब जो केवल 6 ही मौलिक अधिकार बच गए हैं। नेक्स्ट देखें तो अनुच्छेद 19 में जो है सभी नागरिकों को संपत्ति के अधिग्रहण एवं धारण निपटाना पर का अधिकार जो है प्रदान किया गया था, जबकि अनुच्छेद 31 में जो है यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति कानून के अधिकार से अपनी
संपत्ति बचाने से वंचित नहीं रहेगा। तो इन सभी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद को और संशोधन जो भी हैं इनको जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता पुरुष जो साक्षरता दर है सर्वाधिक है। यदि राज्य पूछा गया होगा तो केरल आपका करेक्ट आंसर होगा। यदि केंद्र शासित प्रदेश होगा तो लक्षद्वीप का जो है सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर है, जो नेक्स्ट स्लाइड में आपको दे दिया गया है। चलिए इनसे संबंधित अन्य फैक्टों को देख लेते हैं। जैसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार रिपोर्ट के अनुसार जो है केरल की जो साक्षरता दर है ओवरऑल वह 94% है। केरल की पुरुष साक्षरता दर जो कि 96.11% है, जबकि महिला साक्षरता दर 92.07% है। केरल की जो महिला साक्षरता दर है वो 92.07% है। वहीं देखें तो केरल की कुल साक्षरता दर लगभग 94, औसत जो दर के हिसाब से देखा जाए तो 94% जो है इसका भारत के जो है औसत साक्षरता दर के हिसाब से देखा जाए केरल का तो ये 72.98% है। देश का जो साक्षरता दर है वो 94.07% है। और ओवरऑल पूरे देश का जो पुरुष की जो साक्षरता दर है वो 82.14% है, जबकि महिलाओं का जो साक्षरता दर है वह 65.46% है। तो आप इन्हें भी ध्यान में रखिएगा, ये ओवरऑल पूरे देश का है। नेक्स्ट 2011 के जनगणना के अनुसार देखें पुरुष साक्षरता दर जिसमें केरल सबसे अधिक है 96%, उसके बाद लक्षद्वीप है 96.11%। तो आप देख लीजिएगा या कि आपको राज्य दिया गया था या केंद्र शासित प्रदेश दिया गया था। यदि राज्य दिया गया होगा तो केरल आपका करेक्ट आंसर होगा। यदि केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया होगा तो लक्षद्वीप आपका करेक्ट आंसर होता। उसके बाद देखें तो मिजोरम की साक्षरता पुरुष में जो है सबसे अधिक है जो कि 93.72% है। उसके बाद त्रिपुरा का है जो कि 92.18% है। तो इन सभी को क्रम भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कई बार जो है क्रम सजाने के लिए भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए इनका क्रम भी आप ध्यान में जरूर रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई थी। तो 2011 के जनगणना के अनुसार देखा जाए जनसंख्या जो वृद्धि हुआ था वह 1.64% की वृद्धि दर्ज किया गया था। तो 1.64% आपका करेक्ट आंसर होता। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जो वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर था वह 1.64% था। 2011 के जनगणना के अनुसार देश की दशकीय जो विकास दर था वह 17.7% था। वहीं देखें तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के वयस्क साक्षरता दर में जो है वृद्धि दर वो 74.07% था साक्षरता दर। तो इन फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। तो गरीबी हटाओ का नारा जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर था। यह जो नारा था इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि देखें तो 1974 से लेकर 78 तक था। इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरोधियों इंदिरा हटाओ के नारा के दौरान जो है इंदिरा हटाओ का नारा दिया जा रहा था। इसी के उपरांत जो है इंदिरा गांधी ने जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया था। इसी के कारण जो है इंदिरा गांधी जो है कुछ फेमस हुई थी। इस नारे के काफ़ी प्रभाव के कारण जो है इंदिरा गांधी लोगों में जो है उभर कर आई थी। इनसे संबंधित अन्य फैक्टों को देखें तो पहली जो पंचवर्षीय योजना था वह हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। तीसरा जो कि गाडगिल योजना पर आधारित था। तो इन सभी फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कालिदास के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। तो कालिदास के द्वारा जो सबसे लोकप्रिय जो पुस्तक है वह अभिज्ञान शकुंतलम है, जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया था। तो अभिज्ञान शकुंतलम आपका करेक्ट आंसर होता। अभिज्ञान शकुंतलम जो कि पुस्तक कालिदास के द्वारा लिखा गया था। कालिदास के जो अन्य प्रमुख पुस्तकों को देखें तो विक्रमो वर्षियम जो कि इनके द्वारा लिखा गया था, मालविकाग्निमित्रम मित्रम और शकुंतलम, ये सभी जो पुस्तकें हैं जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया था। कालिदास जो कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे।
चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य के नाम से भी संबोधित किया गया है। तो इन फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हरिसेन किस भाषा के कवि थे? हरिसेन जो है किस भाषा से संबंधित है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होता संस्कृत आपका करेक्ट आंसर होता। हरिसेन जो कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के एक संस्कृत कवि थे एवं सरकारी मंत्री भी रहे थे। ये जो थे समुद्रगुप्त के एक दरबारी व्यक्ति थे, जो कि यानी कि ये जो थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि के रूप में थे। वहीं देखें तो हरिसेन के द्वारा ही जो है इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख को भी लिखा गया था, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो इन फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि सेशन पसंद आया हो तो चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे ही सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सेशन बनाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।